हेलो एवरीवन। मैं वीरेंद्र काद्यान। इस सेशन में मैं हीट बजट डिस्कस करूंगा। हीट बजट या एनर्जी बैलेंस। अब तक आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि जो अर्थ है इस पर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, और जो अर्थ है ये जो एनर्जी रिलीज करती है तो वो एनर्जी एटमॉस्फेयर की हीटिंग में यूज होती है और ग्रेजुअली वो एनर्जी स्पेस में रिलीज हो जाती है। इसका मतलब है कि अर्थ को सन से एनर्जी मिलती है और बाद में अर्थ उसको स्पेस में भेज देती है। जो अर्थ को सन से एनर्जी मिलती है उसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं, और जो अर्थ वापस स्पेस में रिलीज करेगी थ्रू एटमॉस्फेयर उसको आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल एनर्जी बोलेंगे। जो अर्थ है इसके लिए जो भी हीट बजट है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का जो डिफरेंस है वो हीट बजट है। अगर अगर अर्थ को सन से एनर्जी ज्यादा मिल रही है और अर्थ स्पेस में एनर्जी कम रिलीज कर रही है तो क्या होगा? प्रोग्रेसिवली अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। और अगर इसका अपोजिट हो जाए कि सन से आने वाली एनर्जी कम है और अर्थ ज्यादा एनर्जी को स्पेस में रिलीज कर रही है तो अर्थ की प्रोग्रेसिवली कूलिंग होगी। लेकिन इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है। ना तो अर्थ की प्रोग्रेसिवली वार्मिंग है और ना अर्थ की प्रोग्रेसिव कूलिंग है। तो इसका मतलब है कि सन से अर्थ को मिलने वाली एनर्जी और अर्थ से स्पेस में जाने वाली जो एनर्जी है इन दोनों के बीच बैलेंस है। इसलिए मैं हीट बजट को हीट बैलेंस भी बोल सकता हूं। और अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने कहा कि ना तो वार्मिंग है अर्थ की प्रोग्रेसिव और ना प्रोग्रेसिव कूलिंग है। इसका मतलब है इनकमिंग एनर्जी और आउटगोइंग एनर्जी के बीच बैलेंस है। और अर्थ को ये जो एनर्जी मिलती है ना, अर्थ को जो एनर्जी मिल रही है, अर्थ सरफेस तक जो सोलर एनर्जी आ रही है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उस एनर्जी को ग्लोबल रेडिएशन बोला जाता है। तो ये जो ग्लोबल रेडिएशंस हैं इनमें मैंने बोला कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सन की जो एनर्जी है वो कंसिडर की जाती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या? डायरेक्ट का मतलब जो सन से एनर्जी अर्थ सरफेस तक पहुंच रही है डायरेक्टली वो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्टली का मतलब क्या? जो सन की एनर्जी जो भी एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट है ये अगर इस एनर्जी को डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड कर रहे हैं तो ये एनर्जी अर्थ सरफेस तक डायरेक्ट नहीं आ रही है। इस एनर्जी में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है और उसके बाद एनर्जी जो है अर्थ सरफेस को रिसीव हो रही है। तो थ्रू स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन जो भी एनर्जी अर्थ सरफेस की तरफ आएगी उसको इनडायरेक्ट सोलर रेडिएशन कहा जाएगा। तो ग्लोबल रेडिएशन एक तरह से दो चीजों का एडिशन है, जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस हैं उनका और जो इनडायरेक्ट सोलर रेडिएशंस हैं जो थ्रू स्कैटरिंग और डिफ्यूजन अर्थ सरफेस को मिली हैं। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट सोलर रेडिएशंस हैं इनमें जो पर यूनिट एनर्जी ट्रांसफर होगा टू दी अर्थ सरफेस वो कम होता है। और जो हीट बजट है, अर्थ का जो हीट बजट है उसको ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल रेडिएशंस हैं उससे क्या हो रहा है? अर्थ को एनर्जी मिल रहा है और जो अर्थ से एनर्जी जा रहा है अगर सेम अमाउंट में एनर्जी अर्थ से जाएगा तो ये जो ग्लोबल रेडिएशंस थी ये बैलेंस हो रही हैं आउटगोइंग एनर्जी से। इसलिए हीट बजट को ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस भी कहा जा सकता है। जो हीट बजट है इसमें मैं इनकमिंग और आउटगोइंग एनर्जी की जो बात कर रहा हूं तो ये इनकमिंग एनर्जी में अर्थ सरफेस पर आने वाली एनर्जी प्लस जो एटमॉस्फेयर में एनर्जी है उस एनर्जी को मैं कंसीडर कर रहा हूं। मतलब हीट बजट जो है इट इज बैलेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर रेडिएशंस
रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर, ये आपको ध्यान रखना है। एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आर द रेडिएशंस लॉस्ट बाय द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब है हीट बजट की जब हम बात करते हैं तो अर्थ और एटमॉस्फेयर सोलर रेडिएशन से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो भी कंसीडर करते हैं, प्लस जब अर्थ टेरेस्ट्रियल एनर्जी को रिलीज करती है तो वो एनर्जी एटमॉस्फेयर ने कितनी रिलीज की है और अर्थ ने कितनी रिलीज की है उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो टोटल जो एनर्जी एटमॉस्फेयर से स्पेस में जाएगी वो एनर्जी कंसीडर की जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो अर्थ से रिलीज हो रही है वो पहले एटमॉस्फेयर में जाएगी, कुछ एनर्जी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में से होते हुए स्पेस में पहुंच जाएगी, टेरेस्ट्रियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगी जो बाद में एटमॉस्फेयर उसको रिलीज करेगा। तो ये सारी की सारी एनर्जी आउटगोइंग एनर्जी में ही कंसिडर की जाती है। जो हीट बजट है ये जीटी त्रिवार्था ने जो हीट बजट दिया है मैं उसको डिस्कस करूंगा। वैसे नंबर ऑफ स्कॉलर्स ने हीट बजट दिया है, अगर आप हीट बजट को आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ह्यूटन, स्टेलर, जीटी त्रिवार्था इस टाइप के बहुत सारे स्कॉलर्स के बारे में आपको दिया होगा। ये सब वो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हीट बजट पर काम किया, पर जीटी त्रिवार्था को मैं इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि मैक्सिमम वर्क हीट बजट पर जीटी त्रिवार्था ने ही किया है इन कंपैरिजन टू अदर स्कॉलर्स, और इनका जो वर्क है वो है एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट किसका वर्क है, लेकिन जो नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो इस चीज को ध्यान रखेंगे। जो हीट बजट है इसको जब हम स्टडी करते हैं तो दो केस कंसिडर किए जाते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। हीट बजट है इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन है शॉर्ट वेव रेडिएशंस, ये सोलर एनर्जी है, और ये वाला पार्ट स्पेस का पार्ट है, और ये एटमॉस्फेयर का अपर लिमिट है, और इसके बाद का पार्ट मैं स्पेस कंसिडर कर रहा हूं। स्पेस से एटमॉस्फेयर पर सोलर रेडिएशंस आएंगी, और ये जो सोलर रेडिएशंस हैं शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में जो आएंगी ये एटमॉस्फेयर के टॉप पर जो आकर हिट कर रही हैं उसको मैं 100 यूनिट कंसिडर करूंगा। एक्चुअली ये जो जीटी त्रिवार्था ने जो भी हीट बजट दिया है उस पर बेस्ड है, तो 100 यूनिट्स में जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहां पर सोलर रेडिएशंस पहुंच रही हैं, मैं ये कंसिडर कर रहा हूं। इसके बाद ये जो 100 यूनिट्स हैं जब ये एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करेंगी तो जो क्लाउड्स हैं इनका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देंगे। क्लाउड्स जो है 27% या 27 यूनिट्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में, इसको एल्बिडो बोला जाता है। ये जो एनर्जी स्पेस में वापस चली जाएगी विदाउट एनी कंजप्शन, और जब ये एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करेगी तो कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर ही स्पेस में भेज देगा, तो ये एटमॉस्फेयर का एल्बिडो है, ये 6 यूनिट्स हैं। तो माइनस जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं इसका मतलब है ये एनर्जी बिना किसी भी कंजप्शन के शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में ही स्पेस में जा रही है वापिस। तो 6 यूनिट्स एटमॉस्फेयर से चली जाएंगी, क्लाउड से 27 यूनिट्स चली जाएंगी। जो एनर्जी अर्थ सरफेस पर आएगी तो वहां से भी 2 यूनिट्स वापस स्पेस में चली जाती हैं। तो ये जो स्पेस में वापस गई है ये एल्बिडो है, और इस एल्बिडो को अगर जोड़े तो -6 -27 -2 ये 35 यूनिट्स हो गए। तो आउट ऑफ 100 यूनिट्स 35 यूनिट्स जो है ये एल्बिडो की फॉर्म में स्पेस में चला जाता है। उसके बाद जो डायरेक्ट एनर्जी अर्थ सरफेस तक आएगी वो है डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस, 34 यूनिट्स जो है अर्थ सरफेस तक डायरेक्टली आएगा सोलर रेडिएशंस का, और जो इनडायरेक्ट आएगा जो स्कैटरिंग और डिफ्यूजन के बाद जो एनर्जी अर्थ सरफेस की तरफ आएगी उसको इनडायरेक्ट सोलर रेडिएशंस कहा जाएगा।
और ये 17 यूनिट्स अर्थ सरफेस तक आएगा। यहाँ पर प्लस 17 यूनिट्स का मतलब है ये 17 यूनिट्स अर्थ सरफेस पर एब्जॉर्ब हुई हैं। यहाँ पर प्लस 34 यूनिट्स का मतलब है ये यूनिट्स अर्थ सरफेस पर एब्जॉर्ब हुई हैं। अब ये जो यूनिट्स अर्थ सरफेस पर एब्जॉर्ब हुई है ना, ये टोटल कितनी हो गई? 51 यूनिट्स। और जब एटमॉस्फेयर से सोलर रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं तो 14 यूनिट्स भी एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर एटमॉस्फेयर में 14 यूनिट्स, अर्थ पर 51 यूनिट्स और स्पेस में वापस चली गई 35 यूनिट्स। ये आपको याद रखना है। ये है शॉर्ट वेव रेडिएशंस के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है उसका। उसके बाद जब अर्थ सरफेस पर जो भी एनर्जी रिसीव हुई है, बाद में ये एनर्जी रिलीज होगी लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में, और ये एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करके बाद में स्पेस में पहुंच जाएगी। देखिए, जब अर्थ सरफेस से एनर्जी रिलीज होती है तो डायरेक्टली आउट ऑफ 51 यूनिट्स 17 यूनिट्स स्पेस में चली जाएंगी। जब ये एनर्जी ट्रैवल करेगी तो 6 यूनिट्स एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी और 19 यूनिट्स ये एटमॉस्फेयर में ही रहेंगी वाटर वेपर्स की फॉर्म में, क्योंकि वाटर वेपर्स ज्यादा हाइट तक नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम ऑफ द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर आर फाउंड अप टू 5 किलोमीटर ऑफ द हाइट। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम एनर्जी जो इवेपोरेशन कैरी करेगा, वाटर वेपर्स कैरी करेंगे, वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगा 19 यूनिट्स। 9 यूनिट्स वो किसके थ्रू? कॉन्वेक्शंस एंड टर्बुलेंस के थ्रू एटमॉस्फेयर में ऐड हो गई। तो अब एटमॉस्फेयर में टोटल कितनी एनर्जी है? 6 + 19 25 + 9 34 + 14 ऑलरेडी, जो कि ये एनर्जी है। तो एटमॉस्फेयर में टोटल 34 + 14 48 यूनिट्स एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हुई हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो सन की एनर्जी थी वो, और बाद में ये एनर्जी भी अर्थ जो है रिलीज करेगी स्पेस में। तो स्पेस में जो रिलीज होगी वो कितनी होगी? 17 यूनिट्स + 48 यूनिट्स, टोटल 65 यूनिट्स स्पेस में रिलीज हो जाएगी। अब यहां पर कितनी थी स्पेस में? जो सन से आने वाली एनर्जी थी वो वापस गई थी एल्बिडो की फॉर्म में, वो गई थी 35 यूनिट्स। तो 35 यूनिट्स आउट ऑफ 100 यूनिट्स, तो फिर बची कितनी? 65 यूनिट्स। तो 65 यूनिट्स जो है अर्थ की तरफ आई, एटमॉस्फेयर में एंटर की। तो बाद में जो एटमॉस्फेयर से या अर्थ से एनर्जी रिलीज हुई वो 65 यूनिट्स ही हुई। इसका मतलब है अगर मैं हीट बैलेंस की बात करूं, हीट बजट की बात करूं, तो अर्थ का जो हीट बजट है इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। जितनी एनर्जी अर्थ को मिली उतनी एनर्जी वापस अर्थ ने स्पेस में रिलीज कर दी। तो ये जो चीजें यहाँ पर दे रखे हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 2 यूनिट्स अर्थ सरफेस से गया है, तो ये जनरली जो ग्लेशियर्स हैं या जहां पर भी जो अर्थ का सरफेस है जो रिफ्लेक्शन करेगा, ये वो यूनिट्स हैं जो वापस जो है स्पेस में चली गई। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अर्थ सरफेस का एल्बिडो कितना है, तो वो 2% है, 2 यूनिट्स है। और अगर अर्थ का टोटल अर्थ का एल्बिडो पूछा जाए तो अर्थ के एल्बिडो में एल्बिडो फ्रॉम एटमॉस्फेयर प्लस एल्बिडो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये सारा इंक्लूड होगा, तो ये 35 यूनिट्स हैं। बट ये 35 यूनिट्स किसके अकॉर्डिंग है? ये ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग है। और ज्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो अर्थ का जो एल्बिडो कंसिडर करते हैं वो 30 to 35% के बीच कंसिडर करते हैं। अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग कंसिडर किया है, पर आप 30 to 35 अर्थ का एल्बिडो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था हीट बजट के रिगार्डिंग। बाकी मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि अर्थ जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज करती है तो कितनी यूनिट्स एब्जॉर्ब होंगी। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस में अर्थ 51 यूनिट्स रिलीज करती है, तो उस टाइम पर 34 यूनिट्स जो है दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर। और ये आपको जो मैंने इनका डिवीजन बताया है, क्लासिफिकेशन बताया, वो आप ध्यान रखेंगे।
जो 6 यूनिट्स हैं दे रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर थ्रू इफेक्टिव रेडिएशंस। तो इफेक्टिव रेडिएशंस क्या होता है? इफेक्टिव रेडिएशंस टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस ही होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं एटमॉस्फेयर की हीटिंग में या एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। तो ये मेनली लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर को हीट करती हैं। तो जीटी त्रिवार्था ने जो भी अभी मॉडल लिया है, ये जो हीट बजट के रिगार्डिंग जो मॉडल कंसिडर किया है, ये ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल था। ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल इसलिए बोला गया कि हीट बजट को कैलकुलेट करना, हीट बजट को समझना बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज हाईली डायनेमिक, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। पर जो जीटी त्रिवार्था है, इन्होंने बिल्कुल सिंपल मॉडल प्रेजेंट किया और इन्होंने अपने मॉडल में कोई काउंटर रेडिएशन या स्काई रेडिएशन जो है वो कंसिडर नहीं किया है। काउंटर रेडिएशन का मतलब क्या होता है? काउंटर रेडिएशन का मतलब है जैसे अगर अर्थ टेरेस्ट्रियल एनर्जी रिलीज करेगा तो वाटर वेपर्स, क्लाउड्स और अदर गैसेज ये क्या करेंगी? ये जो गैसेज हैं दे विल रिलीज द एनर्जी बैक टू द अर्थ सरफेस आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनर्जी। मतलब ये जो टेरेस्ट्रियल एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करने के बाद इस एनर्जी को वापस अर्थ सरफेस की तरफ रिलीज किया जाता है, तो इसको बोला जाता है काउंटर रेडिएशन या इसको री रेडिएशन भी बोला जा सकता है। तो ये जो री रेडिएशन है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत होता है, जिसके कारण क्या होता है काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में ही सर्कुलेट करती रहती है। और जो जीटी त्रिवार्था साहब है, इन्होंने ये सर्कुलेशन, ये लोअर पार्ट में जो एनर्जी है इसका री रेडिएशन ये कंसिडर नहीं किया है, इसलिए जीटी त्रिवार्था के मॉडल को ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल कहा जाता है। पर यहां पर जो भी चीजें दी गई हैं जीटी त्रिवार्था के मॉडल में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सारा जो भी 100 यूनिट्स का जो भी बाइफर्केशन, जो भी डिवीजन दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। एनसीईआरटी में भी यही मेंशन किया है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। 2 रीजन है, एक तो ये सबसे ज्यादा काम हीट बजट पे जीटी त्रिवार्था ने ही किया है, दूसरा कि एनसीईआरटी में भी इन्हीं को मेंशन किया गया है, तो पॉसिबिलिटी इन्हीं के बारे में पूछे जाने की है, इसलिए मैंने इनको प्रेफर किया। उसके बाद जो री रेडिएशन है ये कहां कहां से हो सकता है वो आपको ध्यान देना है। ये जो गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, ठीक है, वो हैं, प्लस क्लाउड्स, ये सारी चीजें क्या करते हैं? ये री रेडिएशन करते हैं। और इस री रेडिएशन के कारण ही क्या हो रहा है? लोअर पार्ट में ये जो एनर्जी है जितनी ज्यादा सर्कुलेट करेगी, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर उतना ही हायर हो जाएगा। मींस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो री रेडिएशन के कारण ही होता है। इसलिए आपको कभी कभी स्टेटमेंट मिल सकती है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली अफेक्टेड बाय द काउंटर रेडिएशंस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये काउंटर रेडिएशंस के रिगार्डिंग है। काउंटर रेडिएशन इसलिए यहां पर मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि जीटी त्रिवार्था ने काउंटर रेडिएशन को नहीं बताया, लेकिन काउंटर रेडिएशन अगर आपको कभी स्टेटमेंट दिया जाए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अमाउंट कॉन्टिन्यूसली एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने से काउंटर रेडिएशंस इंक्रीज हुई हैं, इसलिए जो प्रोग्रेसिव वार्मिंग है अर्थ की वो हो रही है या प्रोग्रेसिवली अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंक्रीज हो रही है अमाउंट उसको अगर कंट्रोल कर ले या उसको लिमिट कर दे, तो काउंटर रेडिएशन से जो हीटिंग हो रही है लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर की वो भी कंट्रोल हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। अब जो लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं इनके बारे में हमने देखा। अब नेट रेडिएशंस और लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस की बात करेंगे। नेट रेडिएशन क्या है? नेट रेडिएशन है जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है और जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल एनर्जी है, इसका जो डिफरेंस है ये नेट रेडिएशन है।
और हम लोग जानते हैं कि यही हीट बजट है। और हीट बजट मैंने क्या बताया, ना तो अर्थ का प्रोग्रेसिवली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ना अर्थ का प्रोग्रेसिवली टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है जो अर्थ का हीट बजट है वो क्या है, अर्थ का हीट बजट जीरो है। तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो नेट रेडिएशन है वो भी जीरो है। तो पर ये जो नेट रेडिएशन है ना, ये जीरो किसके केस में, फॉर द एंटायर ग्लोब नेट रेडिएशंस आर जीरो। पर अगर हम ग्लोब के कुछ पार्ट्स को अगर हम देखें एट द रीजनल लेवल, अगर हम देखें तो नेट रेडिएशंस जीरो नहीं है। और रीजनल लेवल पर अगर हम नेट रेडिएशंस को देखें तो कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पर सोलर एनर्जी इज मोर देन द टेरेस्ट्रियल एनर्जी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर और स्पेस। सोलर एनर्जी जहां पर ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, जो एनर्जी जो आ रही है वो ज्यादा होगी जो एनर्जी जा रही है स्पेस में उसके कंपैरिजन में। इसलिए ऐसे एरियाज को एनर्जी सरप्लस रीजन कहेंगे। पर कुछ एरियाज ग्लोब पर ऐसे भी है जहां पर सोलर एनर्जी आ कम रही है और जो टेरेस्ट्रियल एनर्जी है वो जा ज्यादा रही है, तो वैसे एरियाज को एनर्जी डेफिसिट एरियाज कहा जाएगा। तो रीजनल लेवल पर अगर देखें तो एनर्जी सरप्लस और एनर्जी डेफिसिट जोन्स हैं अर्थ पर। और इन जोन्स के बारे में भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये चीजें थोड़ी क्लियर करनी जरूरी है। देखिए जो एनर्जी सरप्लस के एरियाज हैं वो कौन से एरियाज हैं, लैटिट्यूडनली आपको इनको जानना चाहिए। 0 to 40 डिग्री लैटिट्यूड्स के जो एरियाज हैं इन बोथ हेमिस्फीयर नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पर सन से आने वाली एनर्जी ज्यादा है और जो अर्थ स्पेस में एनर्जी रिलीज कर रही है वो कम है। इसलिए इन एरियाज को एनर्जी सरप्लस एरियाज कहेंगे। लेकिन 40 डिग्री टू 90 डिग्री लैटिट्यूड्स अगेन इन बोथ हेमिस्फीयर्स, यहाँ पर जो अर्थ एनर्जी रिलीज कर रही है वो ज्यादा है और जो एनर्जी अर्थ को रिसीव हो रही है थ्रू सोलर एनर्जी वो कम है। इसलिए ये एरियाज एनर्जी डेफिसिट एरियाज हैं। पर आपके माइंड में ये आएगा कि एनर्जी ज्यादा कैसे रिलीज कर सकती है अर्थ। एक्चुअली अर्थ अपने पास से एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज नहीं कर रही है, पर जो एनर्जी सरप्लस एरियाज हैं यहां से एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है जो एनर्जी डेफिसिट एरियाज हैं। जैसे ये एनर्जी सरप्लस एरियाज हैं 0 to 40 डिग्री लैटिट्यूड मान लेता हूं मैं इनको, और यहां से विंड्स की हेल्प से या ओशनिक करेंट्स की हेल्प से इन एरियाज से जो ये एनर्जी सरप्लस के एरियाज है यहाँ से एनर्जी डिफिसिट के जो एरियाज है वहां पर ट्रांसफर है एनर्जी का। तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू टू एजेंट्स, थ्रू विंड्स एंड ओशनिक करेंट्स। और ये एनर्जी ट्रांसफर जो हो रहा है ये टोटल एनर्जी ट्रांसफर का 75% ट्रांसफर इज डन विद द हेल्प ऑफ विंड्स और अबाउट 25% ट्रांसफर जो है ये ओशनिक करंट से होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कभी कभी दिया जाएगा कि इन केस ऑफ विंड्स एनर्जी ट्रांसफर इज ऑलमोस्ट 3 times देन दैट ऑफ ओशनिक करंट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 times होगा कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कहाँ होता है, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होता है मिड लैटिट्यूड्स में, मिड लैटिट्यूड्स। और मिड लैटिट्यूड्स वो एरियाज हैं जहां पर सीजनल कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा होता है या थर्मल कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर है वो उन एरियाज में होगा जहां पर मैक्सिमम सीजनल कॉन्ट्रास्ट होगा और वो मिड लैटिट्यूड है। तो मिड लैटिट्यूड्स में मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर है। मिनिमम एनर्जी ट्रांसफर वहां होगा जहां पर सीजनल कॉन्ट्रास्ट मिनिमम होगा और वो कौन से एरियाज होते हैं, या तो इक्वेटर या पोल्स। तो ओवर द इक्वेटर और एट द पोल्स जो एनर्जी ट्रांसफर है इट इज ऑलमोस्ट जीरो और जो मैक्सिमम है वो मिड लैटिट्यूड्स में है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। जो एनर्जी सोलर एनर्जी है उसके केस में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो वो लैटिट्यूड होते हैं। जो सोलर एनर्जी है इसका रिसेप्शन रेट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द लैटिट्यूड्स।
पर अगर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की बात करें तो उस केस में लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी लैटिट्यूड पर अगर हायर इंसोलेशन है तो उसी लैटिट्यूड पर टेरेस्ट्रियल एनर्जी स्पेस में ज्यादा जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो इसलिए आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल एनर्जी के लिए लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। उसके बाद जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, अगर इसको आप देखें, जैसे ये इक्वेटर है और यहां पर मैं पोलर एरियाज की तरफ जा रहा हूं, तो ये एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स जो है ये अलोंग द मेरिडियंस है, अलोंग द लॉन्गिट्यूड्स है। तो इसलिए इस एनर्जी ट्रांसफर को आप मेरिडियनल ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। मेरिडियनल ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी ट्रांसफर अलोंग द लैटिट्यूड्स और अलोंग द लॉन्गिट्यूड्स और अक्रॉस द लैटिट्यूड्स। तो इस चीज को आप जो है ध्यान रखेंगे। दूसरा है कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए जो सोलर रेडिएशंस हैं, अगर उस केस में देखें तो सोलर एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है जब एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करती है तो 14 यूनिट्स जो है दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर। पर इन 14 यूनिट्स में मैक्सिमम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वो होंगे वाटर वेपर्स। इनका अराउंड 80 to 90% और 80 to 85% जो एब्जॉर्प्शन होगा वो वाटर वेपर्स से होगा। उसके बाद जो ओजोन होगी वो एब्जॉर्प्शन करेगी जो सोलर रेडिएशंस हैं उनका। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है जब ये एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करती है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपर्स। तो आपको ध्यान देना है कि हाँ, इन कंपैरिजन टू अदर एजेंट्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ द वाटर वेपर्स। और अगर सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है तो उसके बाद लैंड पार्ट पर इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है या वाटर बॉडी पर इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, उसकी बात करेंगे। ये ओशनिक पार्ट है और ये लैंड पार्ट है। जब सन से एनर्जी लैंड पार्ट की तरफ या ओशन की तरफ आएगी तो जो एनर्जी आई है, जितनी अमाउंट में एनर्जी आई है उसका लार्जर प्रोपोर्शन ओशन पर एब्जॉर्ब होगा या लैंड पर एब्जॉर्ब होगा, ये भी पूछा जा सकता है। जो भी सोलर रेडिएशंस हिट करेंगी ओशन और लैंड पार्ट पर तो ओशंस पर अबाउट 95% ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड ओवर द कॉन्टिनेंट इट इज अबाउट 85 to 90%। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वाटर वेपर्स है ना ये एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और ओशन पर जो एनर्जी होगी वो लार्जर वॉल्यूम पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जल्दी ही इन कंपैरिजन टू लैंड पार्ट, और वहां पर कुछ एनर्जी इवेपोरेशन में कंज्यूम हो जाएगी और जो वाटर वेपर्स बनेंगे वो क्या करेंगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो वाटर और वाटर वेपर्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। पर जो लैंड पार्ट है उस पर अगर देखा जाए तो उस पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम होगा। वो इसलिए कि जो थिनर पार्ट है लैंड पार्ट का उसकी हीटिंग होती है और वो जल्दी ही गर्म हो जाएगा, इसलिए जो एब्जॉर्प्शन रेट है लैंड पार्ट पर वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान देंगे कहां पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जो अर्थ का हीट बजट है ये लॉन्ग रन में, ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, ये लॉन्ग रन में जीरो है। मींस एनुअल हीट बजट ऑफ द अर्थ जो है ये जीरो होता है। इट इज नॉट जीरो फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी अर्थ ने वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी कंप्लीटली। तो डेली बेसिस पर अगर देखा जाए तो डेली बेसिस पर हीट बजट जीरो नहीं है, ये एनुअल बेसिस पर हीट बजट जीरो है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के केस में जो पॉइंट आपको ध्यान देने हैं वो ये कि जब अर्थ से आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करते हैं तो अबाउट 80 to 90%
एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कि क्लाउड्स के केस में जो टेरेस्ट्रियल एनर्जी है ना, ये मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनर्जी क्लाउड्स पर जो हिट करेगी, जब बाहर जा रही होगी, जब एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगी तो क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कभी अगर दे दिया जाए कि ऑलमोस्ट ऑल एंड टेरेस्ट्रियल एनर्जी गेट्स एब्जॉर्ब्ड ओवर द क्लाउड्स, तो ये बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट 100% एनर्जी क्लाउड्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। बट वाटर वेपर्स कैन बी ट्रांसपेरेंट फॉर सम पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका मतलब है कुछ ऐसी टेरेस्ट्रियल एनर्जी होगी जिसको वाटर वेपर्स अलाउ करेंगे और वो एटमॉस्फेयर में स्पेस की तरफ इजीली ट्रांसफर हो सकती है। और जो वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये जो गैसेज हैं, ये सारी की सारी गैसेज जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इनको रेडिएट करती हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। इसका मतलब है काउंटर रेडिएशंस बढ़ जाएगा अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इसकी अमाउंट बढ़ेगी। तो जो अर्थ का एल्बिडो है, अर्थ का एल्बिडो 30 to 35% होगा। और ये मैंने रेंज इसलिए रखी है कि अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग मेंशन कर रहे हैं। जीटी ट्रिवार्ता के अकॉर्डिंग ये जो है 35% है, पर आप इस रेंज को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन रेडिएशन बैलेंस और हीट बैलेंस, इसको देखते हैं। देखिए, हीट बैलेंस के चेंज होने के 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स हो सकते हैं। कुछ नेचुरल रीजन होंगे, कुछ मैन इंड्यूस्ड रीजन्स होंगे। तो नेचुरल रीजन्स की अगर बात करें, हालांकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसके कारण जो हीट बजट डिस्टर्ब हो सकता है उस पर कुछ नेचुरल रीजन्स भी हैं, इनको देखते हैं। एक तो अगर सोलर कांस्टेंट ही चेंज हो रहा है, सोलर कांस्टेंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं क्या होता है, जब आप इंसोलेशन का मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो सोलर कांस्टेंट में जो पीरियोडिक चेंज होते हैं उसके कारण अर्थ का हीट बजट चेंज हो सकता है। और अगर जो अर्थ है इसके ऑर्बिट में कुछ चेंज आ जाए उसके कारण भी सोलर कांस्टेंट चेंज हो सकता है, उसके कारण भी हीट बजट डिस्टर्ब हो सकता है या चेंज हो सकता है। तो पीरियोडिक चेंज इन सोलर कांस्टेंट एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें अगर कोई चेंज आ जाए, चेंज इन ऑर्बिटल पाथ ऑफ द अर्थ, उसके कारण भी हो सकता है। ऐसा कुछ अजम्पशन जो है मिलोनकोविक ने दिया है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है उसमें चेंज आते हैं इन वेरी वेरी लॉन्ग रन, तो उसके कारण भी हीट बजट में चेंज हो सकता है। जो एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी है वो अफेक्ट हो सकती है वोल्केनिक इरप्शन से, उसके कारण भी हीट बजट में चेंज हो सकता है। और जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इनमें मूवमेंट है। तो उस मूवमेंट के कारण क्या होगा, अर्थ पर लैंड एंड वाटर का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा और उसके कारण जो सन से आने वाली एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन रेट वेरी कर जाएगा। इसलिए जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी मूवमेंट्स के कारण भी कुछ हीट बजट में चेंज हो सकता है। लेकिन मैन इंड्यूस्ड रीजन्स की बात करें तो ये हो सकते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इसके कारण एल्बिडो में रिडक्शन आएगा। अगर एल्बिडो में रिडक्शन होगा तो हीट बजट में चेंज हो सकता है क्योंकि एल्बिडो अफेक्ट करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को। जो ह्यूमन वोल्केनोज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स और टॉक्सिक गैसेज को ऐड करते हैं जिसके कारण काउंटर रेडिएशन इफेक्ट हो सकता है। और अगर काउंटर रेडिएशन इफेक्ट होगा तो उसके कारण हीट बैलेंस में चेंज आ सकता है। अगर रीजनल लेवल की बात करें, ये तो था लोकल लेवल पर जो भी चेंज हो सकते हैं। रीजनल लेवल की अगर बात करें तो हम जो आर्टिफिशियल रेनफॉल है या जो एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स, कुछ वेदर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसके कारण भी जो हीट बैलेंस है उसमें चेंज आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है जिसके कारण एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का ट्रांसफर अफेक्ट होता है
और वो हीट बजट को अफेक्ट कर सकता है। जो लैंड यूज पैटर्न है ओवर द अर्थ, इसमें कॉन्टिन्यूसली चेंज आते हैं। फॉरेस्ट का जो एल्बिडो है, पर्टिकुलरली जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है या डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इनका जो एल्बिडो ये कम है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड का जो एल्बिडो वो ज्यादा है, क्रॉप्स का एल्बिडो ज्यादा है, तो एल्बिडो इंक्रीज होगा लैंड यूज चेंज से। जो ड्राई एरिया का जो एल्बिडो होता है ये ज्यादा होता है जो वेट एरिया उसके कंपैरिजन में, तो ड्राई लैंड का एल्बिडो कम हो जाएगा अगर हम उसको इरिगेट कर देंगे, तो उसके कारण भी हीट बजट चेंज हो जाएगा। ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में हम काफी टॉक्सिक गैसेस को ऐड कर रहे हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सीएफसी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, इनके एडिशन से काउंटर रेडिएशंस के कारण, प्लस पर्टिकुलरली जो सीएफसी और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं इनके कारण ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, तो उससे भी सोलर रेडिएशंस अर्थ पर इंक्रीज हो रहा है। तो काउंटर रेडिएशंस इंक्रीज हो रहा है किसके कारण? वाटर वेपर्स की जो अमाउंट इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनके कारण काउंटर रेडिएशन स्ट्रोंगर हो रहा है और ओजोन की डिप्लीशन हो रही है सीएफसी और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कारण, जिसके कारण अर्थ पर सोलर रेडिएशंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है अर्थ के हीट बजट को डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये था अर्थ का हीट बजट। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।